सीआरपीसी खत्म हो गई। उसके बाद क्या है, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जैसे बेल प्रोसेस इशू करना, इनहेरेंट पावर, अरेस्ट, अरेस्ट, बेल, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट 42 में मिलेगा। अरेस्ट 41 से शुरू हो जाएगा, 68 तक चलेगा। बेल 436 टू 450 तक बेल। ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह पाए जाएंगे। अरेस्ट करने की जरूरत अगर प्री ट्रायल ट्रायल स्टेज पे पड़ी तो भी कर लेंगे। बेल भी प्री ट्रायल स्टेज पे दे सकते हैं। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट का भी इस्तेमाल प्री ट्रायल स्टेज पे भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रायल भी कर सकते हैं, पोस्ट ट्रायल भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रोविजन अगर हम लोग पकड़ लें ब्रॉडली, अरेस्ट, बेल और इनहेरेंट पावर, वो सब तीनों स्टेज में लागू हो जाता है। तो यही पूरी सीआरपीसी रहती है आपकी कि सीआरपीसी कोर्ट का मेन पर्पस ट्रायल, और ट्रायल को प्री ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल और पोस्ट ट्रायल में बांट लें। प्री ट्रायल जो है एफआईआर से शुरू होकर चार्ज फ्रेमिंग तक चलेगा, और ट्रायल जो है चार्ज फ्रेमिंग के बाद से लेके जजमेंट तक ट्रायल चल जाएगा। और जजमेंट आने के बाद जो भी रिवीजन कराना हो, रेफरेंस कराना हो, अपील कराना हो, एग्जीक्यूशन कराना हो, ये सारी की सारी चीजें पोस्ट ट्रायल में आ जाएंगी। और मिसलिनियस में हम लोग देख लें, डिफिनिशन क्लॉज है, और ये क्या नाम है, हायरार्की ऑफ कोर्ट है, और कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन है। डिफिनिशन, हायरार्की ऑफ कोर्ट और सब्सटेंटिव प्रोविजन, सब्सटेंटिव प्रोविजन, और उसके अलावा कॉमन प्रोविजंस। और ये कॉमन प्रोविजन है कौन कौन से, तो कहेंगे कि ये तीन है। अरेस्ट, बेल, इनहेरेंट पावर। अरेस्ट कहाँ से है, तो कहेंगे सेक्शन 41 से लेके 60 ए तक। बेल कहाँ से है, सेक्शन 436 से 150। इनहेरेंट पावर कहाँ है, सेक्शन 482। बस खाली इतना पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। ये सीआरपीसी मोटा मोटा 10 सेकंड में हमें सीआरपीसी रिकॉल होनी चाहिए कि हम 10 सेकंड में सीआरपीसी है क्या। तो कहेंगे कि सीआरपीसी का मेन ऑब्जेक्ट ही है ट्रायल। ट्रायल होता क्या है, तो कहेंगे कि ये प्रोसेस है जिसके द्वारा एक्यूज्ड के गिल्टी या इनोसेंस को प्रूव किया जाता है। कैसे करेंगे, तो कहेंगे बाय द यूज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक। ये प्रोसेस टू प्रूव गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड बाय द हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभियुक्त की निर्दोषिता या दोषिता को, अभियुक्त की निर्दोषिता या दोषिता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से साबित किया जाता है।
7। जब कभी भी ट्रायल लिखने को आएगा, हर ट्रायल में, चाहे वो समन्स ट्रायल हो, चाहे वो वारंट ट्रायल हो, चाहे वो सेशंस ट्रायल हो, चाहे वो समरी ट्रायल हो, हर जगह आप इस लाइन का यूज करते ही शुरुआत करेंगे कि यही है ट्रायल। तो ट्रायल को हमने 3 पार्ट में बांटा। उसके बाद सीआरपीसी में कुछ कॉमन प्रोविजन है, जैसे अरेस्ट है, बेल है, इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर है, क्लियर है, इनहेरेंट पावर है। ये तीनों स्टेज पे लागू होगा, कहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद कुछ मिसलिनियस प्रोविजन अगर हम लोग देखें, तो डिफिनीशन बताई जाएगी, हायरार्की ऑफ कोड बताई जाएगी, और सब्सटेंटिव प्रोविजंस बताए जाएंगे। सब्सटेंटिव प्रोविजंस में चाहे तो आप लिख लें सेक्शंस 106 टू 183, ये सब सब्सटेंटिव प्रोविजन है, ठीक। इसी में 125 भी आएगा, 125 भी आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और वो क्या कहेगा कि मेंटेनेंस किसका, तो कहेंगे वाइफ का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, इनका जो है क्या है, मेंटेनेंस है। और मेंटेनेंस कैसी प्रोसीडिंग होती है, कहेंगे सिविल। मेंटेनेंस कैसी प्रोसीडिंग है, कहेंगे सिविल है। और रखा कहाँ गया, सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंटेनेंस को रखा गया। लेकिन मेंटेनेंस का नेचर कैसा है, सिविल नेचर है इसका। तो जाहिर सी बात है, इससे क्वेश्चन बनता दिख रहा है। और रीजन पूछेगा क्यों, तो कहेंगे स्पीडी, स्पीडी जस्टिस। तो इस वजह से मेंटेनेंस जो है सिविल, कहेंगे सिविल नेचर का कैसे हुआ, तो कहेंगे कि पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड है, और पर्सनल लॉ सिविल नेचर का मैटर होता है, दैट्स वाई ये सिविल नेचर का है। मेंटेनेंस हम जब फैमिली लॉ पढ़ते हैं तो वहां मेंटेनेंस आता है ना। और पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड लॉ कैसा है, सिविल लॉ, दैट्स वाई इसका नेचर सिविल, ठीक है। इसमें कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाता, दैट्स वाई ये सिविल नेचर का है। यहाँ तो सिर्फ रेमेडी, रिलीफ इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस, कॉम्पनसेशन, इनसे दिया जाता है, एलिमनी, इनसे दिया जाता है, दैट्स वाई ये सिविल इन नेचर है। लेकिन रखा क्यों गया सीआरपीसी में, कहेंगे स्पीडी जस्टिस। नहीं तो वहां क्या होगा, एक बार जजमेंट आएगा, फिर एग्जीक्यूशन कराए जाएंगे, और तब तक मर जाएगा। मेंटेनेंस तुरंत चाहिए होता है, तुरंत मेंटेनेंस चाहिए होता है। इसलिए मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का भी प्रोविजन किया गया है, ठीक है। यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, it is immaterial that the husband is liable to pay what amount of maintenance to his wife. He will be liable to pay maintenance pendant light. ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि पति कितना भरण पोषण देगा, वाद के लंबित रहने के दौरान ही पति को भरण पोषण देने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। वो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना आप फाइनली देंगे। वहां मिनिमम 5,000, सॉरी, मैक्सिमम एक कैप दे दिया गया है कि 5,000 तक का आप तुरंत डिसाइड कर दीजिए कि फिलहाल तो 5,000 देना शुरू कर दीजिए आप। उसके बाद आके देखेंगे कि 10,000 होता है, 20,000 होता है, 2 लाख होता है, 4 लाख होता है, कितना। अब भाई अंबानी जी, नीता अंबानी को डिवोर्स देंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा ना उनको मेंटेनेंस, उनको मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ेगा। पता चलेगा कि 1,00,000 करोड़ एलिमनी के रूप में दे रहे हैं, तो डिवोर्स नहीं देंगे, कहेंगे ना, कैसे नहीं। तो एक बस खाली दिमाग में बैठा लीजिए, और कुछ सेक्शन याद हो जाने चाहिए। 153 तक यहाँ चल रहा था, FIR यहाँ शुरू हो जाती है। खाली दिमाग में बैठेंगे।
होप सो बैठ गया होगा। इसमें में सीआरपीसी में एंट्री लेने से पहले 11 पॉइंट्स क्लियर करने, 11 पॉइंट, उसके बाद सीआरपीसी में एंट्री लेंगे। वो 11 पॉइंट क्या है, शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे, ताकि जिसने कभी भी सीआरपीसी नहीं पढ़ा हो उसको सीआरपीसी समझ में आ जाए, और जिसने पढ़ा है उसका विजन डाइवर्सिफाइड हो जाए। ये चीज थी। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ, डीजेएस को भी उठा, मतलब देख रहा था, पूरा फोकस किए हुए हैं नेचर ऑफ सीआरपीसी को लेकर के, और एडवर्सेरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम पे बच्चों को घुमा घुमा के बच्चे परेशान हैं, ये है क्या, यूपी कभी पुष्पैन नहीं किया और बिहार कभी पूछ ही नहीं रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अभी आपको समझाएंगे कि ये है क्या। उसी तरीके से रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है, जुडिशियल डिसीजंस कैसे रोल प्ले कर रहे हैं सीआरपीसी के इम्प्रूवमेंट में, और पर्पस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे सीआरपीसी को प्रोवोक कर रहा है, बढ़ा रहा है, आगे लेके जा रहा है, ठीक है, लॉ ऑफ क्राइम होता क्या है, और उसका सीआरपीसी पार्ट कैसे बन रहा है, लाइक दिस, और ये क्यों प्रोसीजरल लॉ है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोग पहले जान लें, तो हमें सीआरपीसी समझ में आनी शुरू होगी कि यस, ये चीज है। तो जरा सा एक सिनॉप्सिस पहले बनाइए, सबसे पहला। जैसे ही लॉ की बात आती है तो लॉ ब्रॉडली दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो हमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज या ड्यूटीज दे रहा है, ठीक है। सारवान विधि वह विधि है जो हमें अधिकार तथा कर्तव्य देती है। भी इसको लिखाएंगे, अभी आप लोग अपना चार्ट मत गड़बड़ करिएगा, बहुत जितना लिख रहे हैं बस इतना लिखते रहिएगा, ठीक है, दो दो लाइन अभी लिखा देंगे जल्दी से। तो समझ गए कि सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, तो कहेंगे जो हमें अधिकार कर्तव्य देता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज या ड्यूटीज दे रहा है। और प्रोसीजरल लॉ कौन है, तो कहेंगे कि जब उन राइट्स एंड ड्यूटीज का वायलेशन हो जाता है तो उन्हें रेमेडिफाई करने के लिए या उन्हें एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जो लॉ फॉलो करती है
कोर्ट के अंदर, तो वो प्रोसीजरल लॉ हो जाता है। क्लियर? लॉ ऑफ क्राइम क्या है? तो कहेंगे कि ऐसा लॉ जो क्राइम्स को डील कर रहा हो, क्राइम को डील कर रहा हो। क्राइम है क्या? तो कहेंगे एनीथिंग, एनीथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, एनीथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी इज क्राइम, इज क्राइम। बट हम क्राइम पढ़ते नहीं, हम तो ऑफेंस पढ़ते हैं। तो ऑफेंस क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑफेंस एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ। ठीक है? तो क्राइम क्या है? कहेंगे एनीथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, समाज के विरुद्ध कोई भी कार्य हो गया, वो क्राइम, वो क्राइम। और हम लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, हमें पढ़ना रहता है ऑफेंस। इसका क्लॉज सेक्शन 2N जाएंगे हम लोग, एन एन क्लोज। ठीक है? वहां ऑफेंस की डिफिनेशन दी गई होगी। तो ऑफेंस क्या है? तो कहेंगे कि एनीथिंग प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ। कोई भी ऐसी चीज जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध तथा दंडनीय है, प्रतिषिद्ध तथा दंडनीय है, तो वो क्या है? ऑफेंस है। तो हम ऑफेंस को डील करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ क्राइम में होता क्या है? तो कहेंगे कि लॉ ऑफ क्राइम, इसके विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जो है, वो भी लॉ ऑफ क्राइम में शामिल है। इसका सब्सटेंटिव प्रोविजन जो है वो भी इसमें शामिल है। इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो भी शामिल है। सो व्हेनेवर टर्म लॉ ऑफ क्राइम इज यूज्ड, it includes jurisprudential aspect of crime, substantive provision regarding crime, and procedural aspect of crime. And jurisprudential aspect of crime includes criminology, penology, and victimology. अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और पीड़ित शास्त्र, पीड़ित शास्त्र, ये तीनों उसमें शामिल होता है। क्रिमिनोलॉजी क्या करता है? क्रिमिनल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्रिमिनोलॉजी बताएगा कि आखिर कोई भी क्रिमिनल क्यों बन जाता है, उसकी पूरी बात करेगा। पीनोलॉजी जो है, उन क्रिमिनल्स को दंड कैसे दिया जाए, उन पे पूरा दंड शास्त्र चलेगा। ठीक है? और विक्टिमोलॉजी जो है, वो कहेगा कि जो ऑफेंस के विक्टिम है, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो वो विक्टिमोलॉजी बता देता है। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो है, जुरिस्प्रूडेंशियल डायमेंशन ऑफ लॉ ऑफ क्राइम है। क्लियर है? उसके बाद जब सब्सटेंटिव प्रोविजन की बात करेंगे, तो लॉ ऑफ क्राइम में हम जो ऑफेंस पढ़ रहे हैं, वो ऑफेंस कौन कौन से हैं, वो आईपीसी बता देगा। ये सब्सटेंटिव प्रोविजन कर रहा है इसका। और प्रोसीजरल, कि जब क्राइम हो गया तो रेमेडी कैसे प्रोवाइड कराई जाए, उसके लिए सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों मिलकर के प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्लियर कर देंगे। तो लॉ ऑफ क्राइम इतना आसान नहीं। जो लॉ ऑफ क्राइम मतलब आईपीसी समझ के आप दे देते हैं पेपर, जब लॉ बोला जा रहा है तो इतनी चीजें इसमें शामिल है कि हाँ, लॉ ऑफ क्राइम ये है, उसका एक सेगमेंट हमको बताइए तब हम उसमें बात करें। सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्राइम आईपीसी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट कहेंगे सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, कहेंगे जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, कहेंगे क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, वहां पे बात कर रहे हैं। देन लॉ ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं। ये अब लॉ ऑफ क्राइम समझ पा रहे हैं, नहीं तो हमें आईपीसी की बुक पे लिखा है लॉ ऑफ क्राइम, आपके सिलेबस का नाम है लॉ ऑफ क्राइम, पढ़ते आईपीसी। ठीक है? तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, जल्दबाजी में लिख दिया गया है। आप लॉ ऑफ क्राइम ये समझिए। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट, इतना इतना लिख कर ही है अपने। तो हिंदी वाले जहां नहीं समझ पाएंगे पूछ लेंगे। विधि शास्त्र, सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र, पीड़ित शास्त्र, ये सब समझ में ही आ रहा हो।
क्राइम क्या है? तो कहेंगे एनीथिंग अगेंस्ट द सोसाइटी, कोई भी चीज जो समाज के विरुद्ध है, चाहे वो राजनैतिक रूप से, चाहे वो नैतिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो धार्मिक रूप से, किसी भी तरीके से अगर वो सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वो क्राइम है। और वो चीज तब तक ऑफेंस नहीं बनेगी जब तक कि उसे प्रोहिबिट करने के लिए और उसे पनिश करने के लिए लॉ न बना दिया जाए। और जैसे ही किसी भी रॉन्ग को पनिश करने के लिए लॉ बनाया गया, वैसे ही अब वो क्राइम जो है वो ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे देयर आर सेवरल मॉरल रॉन्ग्स, बहुत सारे मॉरल रॉन्ग हैं लेकिन ऑफेंस नहीं है, बट वो क्राइम है। बट वो क्राइम है। आप खाना बर्बाद कर रहे हैं, अब कोई खाने बगैर मर रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द गर्ल्स, इनको खिलाओ पिलाओ, आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया यही क्लास में टेस्ट करा दिया जाए तो ये डेटा प्रूव हो जाएगा। आते ही नहीं। कोई बात नहीं, वो बिटिया हमारी ठीक है, एकदम खाओ पियो मस्त। नहीं, जैसे बेटा तुमको उस दिन परेशानी हो गई, चक्कर आ गया, तब कुछ खा वा के आया करो। जैसे चाहे मुझसे 7 बजे क्लास दिलवाओ, तो मैं 6:30 बजे बैठ के खा रहा हूँ कि खा लेने तो पहले 5 बजे सुबह दिलाओ, तो भी मैं 4:30 बजे बैठ के खाऊंगा। पहले खाऊंगा नहीं तो लगातार 4-5 घंटे बोलूंगा कैसे? बोलने में बहुत एनर्जी जाती है। तो पूरा खाए पिए रहो एकदम से। यहाँ से भी भाग के जाऊंगा तब तो देखेंगे, तब तो टिफिन खुल चुकी होगी, तब भी खा रहे हैं। खाते रहो, हेल्दी खाओ। और एक चीज याद रखना, वेट गेन सिर्फ अनसिस्टमेटिक ढंग से खाने से होता है, खाने से नहीं होता। सिस्टम से तुम खाओ और सब चीज खाओ, कुछ मत छोड़ना। सिस्टम से, सिस्टम क्या है? एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके 8-10 बार दिन में खाओ। कभी नहीं होगा। क्या नहीं, कोई 8 रोटी खा रहा है, एक ही बार में खा लिया, और कोई 8 रोटी खा रहा है 4 बार में खाया है। बस ठीक है, खाओ, तुम्हें एक रोटी नहीं कम कराएंगे। खाओ, तुम आराम से खाओ। कुछ दिन बाद तुम्हें खुद लग जाएगा कि वो 2 रोटी 1 रोटी में कन्वर्ट हो गई है आराम से। 8 बार वाला 6 बार में कन्वर्ट हो गया है, 5 बार में कन्वर्ट हो गया है। कुछ, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, बॉडी को हर चीज की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज छोड़ दिया, बॉडी को उसकी जरूरत है, बॉडी दूसरी चीजों से वो लेना शुरू कर दी, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। ये क्या हो गया? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे साइंस वाले सर पढ़ाएंगे तो उनसे खूब डिस्कस करिएगा आप लोग, शायद सर बताएं आप लोगों को ये। जैसे होता है ना मल्टीग्रेन्स, आप लोगों को बताया जाता है मल्टीग्रेन्स खाने चाहिए, लाइक दिस कभी मत खाओ। जो मल्टीग्रेन्स खाने वाले हैं, हाई फाई लोग, सब हॉस्पिटल भाग रहे हैं। मल्टीग्रेन्स नहीं खाने चाहिए, क्यों? हर एक ग्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग एसिड की जरूरत पड़ेगी। और जब हम मल्टीग्रेन्स लेते हैं तो सबको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी फिर वो अलग अलग एसिड जो है सिक्रीट करती है अपने आप। और वो सब जब एसिड एक साथ आते हैं तो फिर रिएक्ट करते हैं। मल्टीग्रेन का मतलब है कि 2 4 10 दिन एक ग्रेन खा लिया, तो फिर उसके बाद दूसरा ग्रेन बदल दिया, अनाज बदल दिया, अब 2 3 दिन दूसरा खाएंगे, फिर बदल दिया। ऐसे करके दालें भी खानी है तो कुछ दिन ये खा लिया, उसके बाद चेंज कर दिया, अब दूसरी खा लेंगे, फिर चेंज कर दिया, यानी एक बार में एक ही जाए। नहीं तो रिएक्ट होता है, यंग एज में नहीं पता चलता है, बुढ़ापे में फिर वो गैस बन रही है, फिर ये प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम है, सब शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें किया करो तुम लोग। उसी तरीके से एक्सेसिव डाइटिंग कोई नहीं करेगा। एक्सेसिव डाइटिंग कोई नहीं करेगा।
90% लोगों में डायबिटीज होने का ये सबसे बड़ा रीजन है, एक्सेसिव डाइटिंग। होता क्या है, बॉडी उस वक्त फैट को डाइजेस्ट करना शुरू करती है, और जब फैट का डाइजेशन होने लगता है वही मेटाबॉलिज्म खत्म। तो इसलिए एक्सेसिव डाइटिंग नहीं, बस धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम करिए। तो बहुत ये साइंस है सारी चीजें। अब पता है नहीं है, वो एक आ जाएगा दाढ़ा रख के, बोलने लगेगा बाबा टाइप का आदमी, और जिसको खुद कुछ नहीं पता उससे पूछ लिया जाए। बाबा रामदेव का ही स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 साल 40 साल से ग्रेन खाया ही नहीं, अनाज खाया ही नहीं, और हमसे कहेगा मल्टीग्रेन खाओ। उनसे पूछा गया तो कहेंगे 30 साल 40 साल से हमने अनाज खाया ही नहीं, और हमें आपको कह देगा कि मल्टीग्रेन खाओ। बाबा क्यों नहीं खा रहे हो? बाबा जानते हैं कि ये सब घास फूस है, बेकार चीजें हैं। वो अच्छी अच्छी चीजें खा लेते हैं, फल खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, लाइक दिस जूस पी लेंगे, हाँ आराम से है सारी चीजें वो कर रहे हैं। और हमें आपको मल्टीग्रेन खिलाएंगे। मल्टीग्रेन नहीं, मल्टी टाइप ऑफ ग्रेन हमें खाना है, कि जो भी नेचर प्रोड्यूस कर रहा है हर चीज लेंगे, लेकिन एक बार में एक ही लेंगे। खैर चलिए, तो थोड़ा सा इंसान को पता रहे। और आप लोग, सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान इस एज में रखना है तो हेल्थ। हेल्थ हेल्दी हो तो तुम जरूरत पड़ने पे 16 घंटे भी पढ़ोगे। पता चला कि हाँ पढ़ रहे थे तब तक तबीयत खराब हो गई, 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, फिर आए हैं। खराब हो गया, तुम्हारा पूरा महीना गया यार। किस चक्कर में हो? कुछ नहीं होने वाला है, अभी जाओ। तो इसलिए लेस बीमार होने की कोशिश करेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे। ये लोग नहीं समझते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको आपके टारगेट से डाइवर्ट कर देती हैं। किसी की साल में बस 2 बार ठीक ठाक तबीयत खराब हो जाए, वो मान ले कि सिलेक्शन से तो बाहर हो चुके हैं। या तो फिर जिद्दी रहे, लाइक में, तबीयत में तुम तबीयत का बाप खराब कर लोगे। अगर सांस ले पा रहा हूं तो काम तो करूंगा। तबीयत खराब उसे कहते हैं जब हम अनकॉन्शियस हो जाए, अब तबीयत खराब है। अब अनकॉन्शियस हो गए यार, अब क्या करें, हाँ रेस्ट रेस्ट रेस्ट। ऐसे तबीयत नासाज है। ठीक है, नासाज है अभी, बस हमको बस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुआ है। तो ये वाली जिद पाले रखनी चाहिए, और हेल्दी रहो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी लीगल सिस्टम में, उस लीगल सिस्टम का इफिशिएंट एंड ऑथेंटिक होने के लिए नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। अगर कोई प्रोसीजरल लॉ अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ नहीं है, तो न तो वो इफिशिएंट होगा, न तो वो इफेक्टिव होगा। और अगर वो इफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है, तो वो फिर अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगा। और एम एंड ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएगा तो इसी को कहते हैं कि फेल्ड। तो वो कौन से नेचुरल लॉ हैं जिनको प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करना पड़ता है? कहेंगे कि पहला रूल अगेंस्ट बायस, और दूसरा ऑडी अल्ट्रम पार्टिंग। रूल अगेंस्ट बायस एंड ऑडी अल्ट्रम पार्टिंग। ऑडी अल्ट्रम पार्टिंग।
रूल अगेंस्ट बायस का मतलब पक्षपात अभिनत का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं होगा। और ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब है कि नो वन शुड लेफ्ट अनहियर्ड। नो वन शुड लेफ्ट अनहियर्ड, किसी को बिना सुने हम कोई कार्रवाई नहीं करें। यानी दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉ है। तो अगर कोई प्रोसीजरल लॉ है जिसमें ऑडी अल्टरम पार्टम का नहीं फॉलो हो रहा है या रूल अगेंस्ट बायस का फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो प्रोसीजरल लॉ गलत है, सही नहीं हो सकता है। तो ये भी फॉलो करना पड़ेगा आपका। अभी लिखाएंगे, आप लोग अपनी नोट्स को गंदा नहीं करिएगा, ऐसे 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 बस, ताकि ये लास्ट में हमारे सिनॉप्सिस का काम दे देगा कि बस हमें वो फिर कहानी नहीं रखेगी, बस डायरेक्ट हम देखते चले जा रहे हैं। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, पर्पज ऑफ सीआरपीसी। पर्पज ऑफ सीआरपीसी। यहाँ दिख रहा है, ठीक है, अब हटा के करेंगे। पर्पज ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे वो प्रोसीजर प्रोवाइड करना जिससे कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट एक्यूज किया जा सके, ट्रायल कंडक्ट कराया जा सके, पनिशमेंट दिया जा सके या एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट किया जा सके। और ये सब सारी चीजों को लेकर के ये मेन पर्पज है। मेन पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। मेन पर्पस क्या है? इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड है। मेन पर्पस क्या है? ट्रायल है। मेन पर्पस क्या है? रेमेडी अवेलेबल करा देना। तो इन पर्पजेस को लेकर के सीआरपीसी को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 21, सबके साथ समान व्यवहार हो, अमीर गरीब मजबूत कमजोर, ऐसा ना हो कि सबके लिए अलग अलग लॉ बन जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इसका यही है कि आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वेलिटी सबको प्रोवाइड करी जा रही है। कोई भी ऑफेंस करेगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम आप हो, चाहे किसी भी रिलीजन का, किसी भी सेक्स का, उसके लिए एक ही लॉ लागू होगा, वो सीआरपीसी होगी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को लागू कर रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ये जो आप दे रहे हैं राइट टू मूवमेंट की बात कर रहे हैं शायद, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये रखा गया है। क्यों? कि जैसे ही सीआरपीसी लागू करने की बात होती है, अरेस्ट शुरू हो जाता है। और अरेस्ट को हम लोगों ने देखा कि चाहे तो प्री ट्रायल स्टेज पे भी हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रायल भी हो सकता है, आफ्टर ट्रायल भी हो सकता है। तो अगर अरेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहला जाएगा कौन सा राइट? कहेंगे वही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी चला जाएगा। दैट्स व्हाई अरेस्ट के बारे में इतनी सारी गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का वायलेशन न होने पाए,
और अगर उसका वायलेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो जो ग्राउंड्स बताए गए हैं आर्टिकल 19 में उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर ही हो। सो सीआरपीसी is playing a balancing approach. At one stage of time, it has to protect freedom, but another time, it has to punish the accused. So there shall be balance between the freedom of accused and a remedy to the victim. और उसी को बैलेंस करने के लिए ये पूरी की पूरी सीआरपीसी वर्क करती नजर आएगी। जहां पे लगेगा कि फ्रीडम ऑफ एक्यूज्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रेमेडी ऑफ विक्टिम, बेल दे देंगे, बेल दे देंगे। और जहां लगेगा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्यूज्ड इज लेस इम्पोर्टेंट देन द रेमेडी ऑफ विक्टिम, तुरंत डिनाई करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो बेल नहीं देंगे, अरेस्ट करो इसको, जेल में डाल दो इसको, लाइक दिस। तो ये सब सारी चीजें। और वहां भी अगर जब हम अरेस्ट करा भी रहे हैं तो वहां भी देखेंगे कि हीनियस है, लेस सीरियस है। हीनियस है, पुलिस कस्टडी भेजो इसको, लेस सीरियस है, जुडिशियल कस्टडी भेज दो इसको। ठीक है, तो बैलेंस, हमेशा बैलेंसिंग अप्रोच लेकर के पूरा पूरा चलेगा। तो आर्टिकल 14 सबके लिए एक कॉमन लॉ बनाएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड आर्टिकल 21 इसी में एक और भी जोड़ लें, 39 ए, आर्टिकल 39, 39 ए। क्लियर है? और बढ़ेंगे, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 32, आर्टिकल 134, 134 क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 136, 136, ये सब मिलके आ रहा है। अब जो लोग चालाक होंगे वो घर जाके फटाफट, जो नए वाले, पुराने लोग तो सब जान रहे हैं। हाँ, अभी उसका नेचर जो बताएंगे लिखाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इतने फिलहाल छोड़ देते हैं इतने पे, क्योंकि 226, 32 का इस्तेमाल कहाँ होगा, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एफआईआर जब आप लॉन्च करने जा रहे हो, एफआईआर जब आपकी लॉन्च नहीं हो रही है, तो अंतिम रेमेडी आपको 226 या 32 में जाके एफआईआर को लॉन्च कराने के बारे में मिल जाएगी। कि आप एफआईआर लॉन्च कराने के लिए 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर के पास, यानी थाने का जो बाहर साधक अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, वहां पे जाकर के आपको इंफॉर्मेशन देनी है। एंड एज पर द जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी केस, इन जनरल, इन जनरल police is bound to lodge FIR, but in exceptional cases, FIR, but in exceptional cases, FIR, can be lodged. 226 में हाई कोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर के पास, यानी थाने का जो बाहर साधक अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, वहां पे जाकर के आपको इंफॉर्मेशन देनी है। एंड एज पर द जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी केस, इन जनरल, पुलिस इज बाउंड टू लॉज FIR,
If the police is not satisfied that the information provided to him is sufficient to prove that prima facie an offense has been committed, in such case, the police has to make an investigation before lodging FIR. And after investigation, if police is satisfied that the offense has been committed prima facie, the police will lodge FIR. Otherwise, NCR में कन्वर्ट कर देगा. अदरवाइज एनसीआर में कन्वर्ट कर देगा. तो 154 में हम जाएंगे एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने पे, नहीं कर रहे हैं तो हम एसएसपी के पास चले जाएंगे. एसएसपी के पास किस सेक्शन में जाएंगे? 154 का क्लॉज 3. सबसे पहले 150 का क्लॉज 1 है एफआईआर. वहां कहा तो कहेंगे पुलिस स्टेशन. और अगर वहां नहीं हुआ तो 154 क्लॉज कहा तो कहेंगे यहाँ एसपी या एसएससी. ठीक है. और यहाँ पे बड़े शहरों में अब कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी हो गए हैं. ठीक है. ऐसे तो बड़े जिले होते थे पहले तो एसएसपी वहां होता था, छोटे जिलों में एसपी होता था. रैंक दोनों की बराबर. ठीक है. खाली नाम बदल रहा था. अब मेट्रोपॉलिटन सिटी या कमिश्नरेट जिसे कह दे रहे हैं, और जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गए. एसीपी ऐसे टर्म इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं. क्लियर है. अब इनके पास भी नहीं हुआ तो एक और है बीच में, एक है बीच वेरी सेक्शन 36. सभी लोग सेक्शन 36 लिखे. सेक्शन 36 सभी लोग वेयर एक्ट रखे हैं. सभी लोग वेयर एक्ट रखें. ठीक है. सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भी सारी पावर रहती है. ठीक है. डीआईजी ये लोग जो है एसएसपी को दिए कुछ काम नहीं बना, डीआईजी आईजी को भेज दीजिए कि देखो तुम्हारा एसएसपी ये नहीं काम कर रहा है. एग्जाम्पल जैसे लिख लेगा डीआईजी आईजी. ठीक है. ये सारे लोग वहां तक चले जाएंगे. वहां भी नहीं होगा तो हाँ 150 लॉज 3 कहाँ जाएंगे? मैजिस्ट्रेट के पास कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही. वहां भी नहीं मिला न्याय. कंप्लेंट फाइल कर दो. घबराएगा नहीं कोई कि कुछ लोग बोल दे रहे हैं, नहीं वो पढ़े हैं जान रहे. और जो पहली बार सुन रहे हैं तो आपका सिक्स ऐसा आ जा रहा है, बहुत सारी बुक्स भी खाली हो जाएंगी कि नहीं बता पाएंगे. ये वाला गायब कर देंगे, रीड गायब कर देंगे और सब बता रहता है. हमें पूरा पता होना चाहिए. कंप्लेंट फाइल कर देंगे. और अगर कंप्लेंट भी इंटरटेन नहीं हो पाए देन देन 482 जाएंगे. अब डायरेक्ट हाई कोर्ट रिट पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सीआरपीसी ही चल रहा है, तो सीआरपीसी को पहले एंजॉय करो. अब 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट. अब हाई कोर्ट में पहुंचेंगे कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, जरा आदेश करिए. अगर वहां भी वो नहीं कर रहे हैं देन 226 अभी आर्टिकल 226 रिट लेके चले जाएंगे. यहाँ भी कुछ नहीं हो पा रहा है 32 सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे. यही तो प्रोसीजर है.
इसी की प्रक्रिया कह रहे हैं कि एकदम सीक्वेंस से हमको पता होना चाहिए कि हाँ कैसे 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 कैसे, ये नहीं कि बीच बीच में कूद काट के भाग रहे हैं। सिस्टम से इस्तेमाल कर लीजिए कि सबसे पहले यहाँ, वहां नहीं काम बने तो यहाँ, फिर यहाँ नहीं काम बना तो यहाँ, फिर यहाँ काम नहीं बना तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में ये प्रोसीजर है एफआईआर को दर्ज कराने का, कि कहाँ कहाँ से हम करा सकते हैं। 156(3) में कौन है? मैजिस्ट्रेट। 200 में क्या है? कॉर्पोरेट है। 482 में क्या है? इनहेरेंट पावर। 226 में क्या है? हाई कोर्ट है। 32 में क्या है? सुप्रीम है। क्लियर है? बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग तो इसी पे गायब हो जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्स में, गए कि गायब हो गए। ठीक है, आएंगे हम लोग, बहुत सारे चार्ट बनाएंगे सीआरपीसी में इस बार। इस बार सीआरपीसी में बहुत सारे चेंज करके ले आया हूँ। ठीक है, नया फ्लेवर लेके आऊंगा, पुरानी वाली नोट से अलग कर दूंगा इस बार। कि अब उस चीज को मैं चार्ट में दिखा दूंगा कि हाँ ये चार्ट हमारा बन रहा है। लॉ कहाँ से चेंज कर पाएंगे? लॉ नहीं चेंज होता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बदलेगा। हो गया? सही था। 96 एक्सपोजर इसके करते लोग। हाँ, नहीं। पता नहीं रहता है तो, या जो तगड़े होते हैं तुरंत पहुंच जाएंगे आईजीडीआईजी क्या हो। जैसे यहाँ कमिश्नर रेट है सर, यहाँ कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे जो टीजीपी रहेंगे वो उन लोगों के पास पहुंचेंगे कि भाई हमारा नहीं लिखा जा रहा है। एक चीज याद रखना बस बेटा, कि कभी भी जज बनना फ्रेंडली रहना, लॉ फ्रेंडली, लॉ फ्रेंडली एकदम से। कोई भी नया चीज कोई ला रहा हो, आओ, और रेमेडी वाले जज रहना, कि रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं, जबरदस्ती की सजा वजा करने के में बिलीव नहीं करेंगे। अगर रिलीफ है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज क्रक्स ऑफ प्रोसीजरल। लास्ट में आएंगे कि हमने एडवर्सरियल सिस्टम अडॉप्ट किया है, ठीक है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम हमने नहीं अडॉप्ट किया है। दैट्स वाई प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमारे यहाँ चलेगा। एक्चुअली हटाएं इसको। छठा, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस एंड सीआरपीसी, सीआरपीसी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोइंसिडेंस कह लें कि जिसमें जैसे लिखेंगे केशवानंद भारती का केस आता है वर्सेस स्टेट ऑफ 1970, और वहीं सीआरपीसी आती है 1970। तो क्या इन दोनों में कुछ कोरिलेशन है? क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन है? तो कहा गया हाँ, केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया।
और 1973 की सीआरपीसी से पहले जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं हो पा रहा था। एग्जीक्यूटिव भी बहुत सारे जुडिशियल फंक्शंस कर रही थी और जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव रखा गया था, उस चीज को स्ट्रिक्टली लागू कर दिया गया 1973 की सीआरपीसी। तो बेसिक स्ट्रक्चर आते ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन जो कि डीपीएसपी में हुआ करता था, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते थे। ये सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी स्टेट्स के ऊपर थी कि वो ऐसा ट्राई करेंगे और इससे ट्राई करा दिया। तो एक डिफरेंस यहां दिखा। फिर कुछ दिनों के बाद एक केस और आता है, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1978। और इसी में ही केस है और नंदिनी सतपथी दानी, नंदिनी सतपथी वर्सेज पीएन दानी। ये भी 1978 का है। इसका क्या इफेक्ट हुआ हमारे सीआरपीसी पे? सीआरपीसी में फिर 1978 में इसके बाद अमेंड कर दिया गया और इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को प्रमोट कराने के लिए आर्टिकल 161 क्लॉज 2 में अमेंडमेंट कर दिया गया। 161 क्लॉज 2 में अमेंडमेंट कर दिया गया। उसमें कहा क्या गया? जरा दरवाजा खोलिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या है कि किसी को भी खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता। और आर्टिकल 161 क्लॉज 2 ये कह देता है कि इन जनरल कोई भी पर्सन जो कोर्ट के सामने लाया गया है वो एविडेंस देने के लिए बाउंड होगा। बस ऐसा कोई एविडेंस जो उसे किसी ऑफेंस में फंसाने वाला हो, उसे देने के लिए वो बाउंड नहीं है। उसे देने के लिए वो बाउंड नहीं। तो जो ये वाली बात कि ऐसा कोई एविडेंस जो उसे किसी ऑफेंस में फंसा देगा, उसे देने के लिए बाउंड नहीं है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर दे रहा है। सर किसी ऑफेंस मतलब क्या है? कि कोई भी ऑफेंस है, जैसे आप एविडेंस मुझसे मांग रहे हैं, पता चल रहा है कि अगर ये एविडेंस दिया तो मैं खुद पार्टी बन जाऊंगा इसमें, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, साइलेंट। तो इन दोनों केसेस में ये आर्टिकल 50 को लागू कर रहा है और ये दोनों आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को लागू कर। फिर एक केस आता है टी के बासु।
वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। और उसी के साथ बाद में इसी टॉपिक पे एक और केस गया, सूबे सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा 2006। और आर्टिकल 14 और 22 पे बात की जाने लगी, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो जो ये लोग राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में प्रोविजन कर रहे थे कि आर्टिकल 14 कह दे रहा था सब बराबर है, चाहे अरेस्टेड पर्सन हो चाहे फ्री पर्सन हो, सभी को राइट्स मिलेंगे। और 22 अरेस्टेड पर्सन को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस यानी ग्राउंड देने की बात कर रहा था कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानिए, लीगल एड पाइए, मेडिकल एड पाइए, 24 आवर्स के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपको, लाइक दिस। तो उन सभी चीजों पे और फर्दर उसको बढ़ा करके और उनके राइट्स को मजबूत किया गया। और डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 के केस में, इस केस में खाली वेस्ट बंगाल वाले केस को, बाक्सू वाले केस को डिट्टो कर दिया गया था, अप्रूवल दे दिया गया था। तो 2006 में अप्रूवल मिल रहा है और उसके बाद 2006 में ही सीआरपीसी में फिर अमेंडमेंट किया जाता है और राइट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड अरेस्टेड पर्सन दे दिया जाता है, प्रिजनर्स एंड अरेस्टेड पर्सन दे दिया जाता है। उसके बाद मालिमत कमेटी रिकमेंडेशन। मालिमत कमेटी रिकमेंडेशन आती है, और इसके आधार पे सीआरपीसी में और ये सीआरपीसी का अमेंडमेंट जो है 2008-9 में किया गया। सीआरपीसी का अमेंडमेंट है और इसमें अरेस्ट के बारे में प्रोविजंस में खूब चेंजेस किए गए। आप उसमें ए बी जाके अब देखेंगे तो अरेस्ट में काफी सेक्शनों में जोड़ा गया कि अरेस्ट अरेस्ट के बाद काफी चेंजेस किए। तो मालिमत कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर सीआरपीसी में फिर 2008-9 में अमेंडमेंट किया जाता है और अरेस्ट से संबंधित प्रोविजंस में चेंजेस किए जाते हैं। फिर निर्भया केस आता है, 2010-11, और उसके बाद निर्भया केस के बाद फिर सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया जाता है 2011 में भी, फिर 2013 में भी। ये सब निर्भया केस के बाद सीआरपीसी बदल रही है हमारी। और सेक्शन 354 में चेंज किया गया, 376 से, स्पेशली यहाँ पे हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी को देख ले। सेक्शन 354 में चेंज किया गया और स्पेशली रेप विक्टिम कंपनसेशन के बारे में बात करें। रेप विक्टिम कंपनसेशन
तो जो अमेंडमेंट थे वो कहाँ थे, तो कहेंगे सेक्शन 354 में और रेप विक्टिम कंपनसेशन। ये जुडिशियल डिसीजंस जो हैं सीआरपीसी को कैसे अफेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको समझ में आए, बहुत ध्यान से इस पॉइंट, इन पॉइंटर को रखिएगा। ऑक्सीजन कम हो गई। तो जुडिशियल व्यू आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। व्याख्या का नियम क्या होगा इनका, whenever there is requirement of interpretation of any provision of the CRPC, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का रूल लगाएंगे, यानी उद्देश्यपरक व्याख्या होगी। तो वो क्या उद्देश्य, कहेंगे सीआरपीसी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई होगी उसकी व्याख्या ऐसे की जाएगी कि उस उद्देश्य को अचीव किया जा सके। अगेंस्ट द पर्पज ऑफ सीआरपीसी हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। सो इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट that while interpreting any provision of the CRPC, they should have to make it sure that it will be convenient to secure the purpose and object of the CRPC. तो जब कभी व्याख्या करने का प्रश्न आएगा, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस व्याख्या के द्वारा सीआरपीसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी। आप ऐसी कोई व्याख्या नहीं करेंगे जो इसके मेन ऑब्जेक्ट से इसको डाइवर्ट कर रही हो। तो आठवां पॉइंट इसमें वही चीज पर अगर आप ढूंढिएगा जाके कि ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो कहेंगे कि वही इंटरप्रिटेशन जिससे किसी भी एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे अचीव किया जा सके। और अगर किसी भी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करते वक्त मोर देन वन व्यू आ रहा है, तो किसको मानेंगे, तो कहेंगे कि जो उस एक्ट के पर्पस से ज्यादा नजदीक होगा उसको मान लेंगे। अर्थ तो दो हो सकते हैं, लेकिन जो उस एक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल होगा उस वाले अर्थ को हम लोग पिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सीआरपीसी। फंक्शन ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी के कार्य क्या क्या है।
किसी भी प्रोसीजरल लॉ का, सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी लिख दिए। प्रोसीजरल लॉ का ही फंक्शन क्या है? तो कहेंगे इसका फंक्शन जो है फोर फोल्ड है। फोर फोल्ड फंक्शन है, चार स्तरीय इसका कार्य है। और पहला, टू सेलेक्ट द प्रॉपर जुरिडिक्शन। टू सेलेक्ट द प्रॉपर जुरिडिक्शन। टू सेलेक्ट द प्रॉपर जुरिडिक्शन यानी उचित क्षेत्राधिकार का चयन, यानी कोई मामला किस कोर्ट में जाएगा, ये सीआरपीसी बताएगी। कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यहीं पे तय हो रहा है, इसलिए हायरार्की ऑफ कोर्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दूसरा, टू असर्टेन द एप्रोप्रिएट कोर्ट। एप्रोप्रिएट कोर्ट, उचित न्यायालय निश्चित करना। जुरिस्डिक्शन तो पता चल गया कि फैमिली कोर्ट का मैटर है या SC/ST कोर्ट का मैटर है या एनडीपीएस का मैटर है। लेकिन एनडीपीएस की कौन सी कोर्ट, SC/ST एक्ट की कौन सी कोर्ट? एप्रोप्रिएट हमको बता दीजिए, तो कहेंगे इस जिले की ये वाली। थर्ड वन, टू सेट इन मोशन द मशीनरी ऑफ जस्टिस। टू सेट इन मोशन मशीनरी ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रणाली को गतिमान करना, गतिमान करना। इसीलिए एफआईआर को की ऑफ सीआरपीसी भी कहा जाता है। जैसे ही एफआईआर की चाबी लगाए, सीआरपीसी दौड़ना शुरू कर दे कि अब सब काम शुरू हो गए इसके। उसके पहले सब बैठे पड़े हुए। सर ये पार्टी को भी सेलेक्ट कर दी कुछ बीच में हो जाएगा, उनको पुलिस भेजेगी, मतलब जो एफआईआर हुई है 4 को तो पुलिस भेजता है। हाँ, हमने लिखा कि पार्टी कर रही, वो तो इसी के द्वारा सेट किया जाएगा। कौन सेट करेगा वो पुलिस बता देगी कि हमारे जुरिडिक्शन का है या प्रोवाइड ways and means, ways and means means of making the code provide ways and means of making the court's decision effectual. Of making the court's decision effectual. न्यायालय के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु रास्ते तथा न्यायालय के निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु रास्ते तथा संसाधन उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना, ये मेन इनका काम है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के
आवश्यक तत्व या आधारभूत तत्व। पहला, 3 चीज है। पहला, fair trial of the accused, fair trial of the accused। as per natural law। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अभियुक्त का रिजु विचारण, रिजु विचारण, फेयर ट्रायल। दूसरा, टू अवॉइड डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, अवॉइड डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। अन्वेषण तथा विचारण में विलंब को रोकना। और लास्ट वन, तीसरा, टू इंश्योर अ फेयर डील with with poorer section of the society, poorer section of the society। समाज के गरीब वर्ग के लोगों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना। उचित व्यवहार सुनिश्चित करना, ये इनके मेन एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सीआरपीसी। ये 10वां है। फीचर्स ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के मेन फीचर हैं क्या? तो पहला, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना या न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट्स,
मैजिस्ट्रेटों का वर्गीकरण। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कुछ पावर्स दे दी गई, सेपरेशन वहां दिख रहा उनकी पावर सब्जेक्ट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। जहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं मिल पा रहा है है। वहां करेंगे, और फिर फाइनली फिर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ही भेजेंगे। फाइनल कोई डिसीजन अपने से नहीं कर सकते वो। अब पहले होता था पुरानी वाली सीआरपीसी में कुछ मैटर वही डिस्पोज ऑफ कर ले, तो कहा गया नहीं, अब तो निर्णय देने का काम खाली जुडिशरी करेगी। एग्जीक्यूटिव खाली हेल्पिंग हैंड हो सकती है कि कुछ दिन के लिए रिमांड पे भेज दे और उसके सामने पेश किया जा सके, वो 24 घंटे वाला जहां लिमिटेशन का टेक्निकलिटी आ रही हो और जरूरी हो गया हो, तो कुछ ही मामलों में दिया गया और खत्म हो गया। और पहले तो बहुत कुछ था। सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एसीजेएम, सीजेएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का रेगुलर द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट, एसीजेएम, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यपालिकी मैजिस्ट्रेट। ये सब सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरा, jury system was repealed. Jury system was repealed. Jury system was repealed. कौन सा केस था? केम नानावती का केस, मूवी कौन सी आई थी? ठीक, वही जूरी सिस्टम खत्म कर दिया गया था। जूरी सिस्टम था क्या? तो कहेंगे कि उसमें जजेस के अलावा सोसाइटी के अन्य जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको भी बेंच में बैठने का मौका दिया जाता था और वो सब मिलकर के निर्णय लेते थे। वो जूरी सिस्टम हटा दिया गया कि अब जूरी सिस्टम नहीं रहेगा। लीगल एड कहाँ है? लीगल एड, हाँ वो तो हाँ, सब लोग जरा बैरक खोले, सब लोग खोलिए। तो 301, 302, 303, 304 स्पेशली उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। एक सेक्शन पकड़ना हो तो 304 कराएंगे। 304 और लास्ट में मॉडरेट बेल प्रोविजंस। मॉडरेट बेल
प्रोविजंस। जमानत को उदार बनाया गया, जमानत को उदार बनाया गया, ये विधिक सहायता। और लास्ट वन मॉडरेट बेल प्रोविजन। मॉडरेट बेल प्रोविजन। केस है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1978। And bail is a general rule and jail is an exception. बहुत इंपॉर्टेंट, हम सभी के प्यारे सबसे जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस कृष्णा अय्यर, लीजेंड ऑफ लॉ, लीजेंड ऑफ लॉ। उन्होंने बोला, पीछे रीजन दिया, सभी पापियों का एक ब्राइट फ्यूचर होता है और सभी संतों का एक काला अध्याय होता है। ठीक है, तो संतों के बारे में पता करिए। सभी का एक अच्छा सा केस लिखिए या हेडिंग डालो, दसी हुआ है ना 11 इम्पोर्टेंस ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी से मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट। एंड ध्यान से, द क्वालिटी ऑफ अ नेशंस सिविलाइजेशन, किसी भी राष्ट्र की सभ्यता की कोटि, द क्वालिटी ऑफ a nation's civilization can be legally measured, can be legally measured, कोटि का विधिक रूप से निर्धारण by the methods
by the methods it uses in the enforcement of criminal laws. In the enforcement of criminal laws. क्या लिखा था हिंदी में? हाँ? इससे किया जाएगा कि उस राष्ट्र में आपराधिक विधि को लागू करने हेतु किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है. It means criminal procedure is a measurement for civilization. Criminal procedure is a measurement for civilization. अर्थात आपराधिक प्रक्रिया सभ्यता को मापने का पैमाना. आपका प्रोसीजर जितना अच्छा है आप उतने सभ्य हैं, और आपका प्रोसीजर जितना गंदा है आप उतने असभ्य हैं. तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देते? इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस में नहीं रहने देते, ज्यादा नहीं देते. एक और बस कर लीजिए. नेचर ऑफ सीआरपीसी. इसमें बस लिखिए इट इज एक्विजिटोरियल, नॉट इंक्विजिटोरियल. एक्विजिटोरियल को ही एडवर्सरियल सिस्टम भी कहा जा रहा है. नॉट इंक्विजिटोरियल सिस्टम. दो कॉलम बना लीजिए जरा. एक पे एडवर्सोरियल सिस्टम और दूसरे पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम.
अंतर लिख लें, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको जानना हो तो जो इक्वेटोरियल या एडवर्सरियल सिस्टम है, इसमें कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे चलती है कि जैसे ही कोर्ट के सामने कोई मामला लाया जाएगा, कोर्ट तुरंत ये प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज्ड जो है इनोसेंट है, निर्दोष है। और जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जैसे ही एक्यूज्ड को लाया जाएगा, कोर्ट उसे गिल्टी मानेगी, ये दोषी है, ये दोषी है। दोनों का बेसिक अंतर यही है, और इसी से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ, एडवर्सोरियल सिस्टम में कोर्ट तो इनोसेंट मान लेती है कि ये इनोसेंट है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे चला जाता है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, तो आप ही प्रूव कर दीजिए, हम तो इनोसेंट मान रहे हैं। और जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में कोर्ट मान चुकी होती है कि ये दोषी है, तो अब अभियुक्त को प्रूव करना पड़ता है कि मैं दोषी नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ चेंज हो गया फिर से। दूसरा बड़ा चेंज जो होता है, एडवर्सोरियल सिस्टम जो हमारा है, इंडिया इसी को फॉलो कर रहा है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट लागू होता है। आर्टिकल 141 कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी कोर्टों पे बाइंडिंग होते हैं, और जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं। हर सबऑर्डिनेट कोर्ट हर मामले का डिसीजन अपने अनुसार करेगी, उस पर उससे पहले जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या थे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तीसरी चीज, बेसिक अगर देखें तो एविडेंस एक्ट हमारे यहाँ पूरी तरीके से लागू होगा, और वहां एविडेंस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। क्यों? हम तो गलत मान के बैठे हैं आपको, हम तो गलत मान के बैठे हैं आपको, एविडेंस का कहाँ रोल रहा है? अब आप साबित करिए अपने को कि हम सही है। तो ये सब सारी चीजें, तो खाली इतना बस खाली याद रख लीजिए कि एडवर्सोरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस चलता है, निर्दोषिता की अवधारणा चलती है, और जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोषिता की अवधारणा चलती है कि दोषी है आप। तो जरा लिखिए। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो है एडवर्सोरियल सिस्टम, ये कॉमन लॉ वाले देशों में लागू होता है, कॉमन लॉ फॉलो करने वाले देशों में लागू होता है। कॉमन लॉ का मतलब क्या है? जजमेंट लॉ। जो लोग जजमेंट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उनमें एडवर्सोरियल सिस्टम लागू होता है। तो जजमेंट लॉ हम फॉलो करते हैं, ब्रिटेन फॉलो करता है, अमेरिका फॉलो करता है। तो ये सब जगह पे आपको मिलेगा एडवर्सोरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ऐसे देश जहां पे सिविल लॉ फॉलो किया जाता है, कॉमन लॉ नहीं फॉलो किया जाता है, यानी वहां पे जो कोडिफाइड प्रोविजन होगा वो फॉलो किया जाएगा। जजेस के द्वारा दिए गए निर्णयों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वहां पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम लागू किया जाता है। तो जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपसे पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सोरियल सिस्टम एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, तो आप पहले तो बताओगे कि ये सिस्टम है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वी हैव अडॉप्टेड एडवर्सोरियल सिस्टम, हमने क्यों अडॉप्ट कर लिया इसको, हमने इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्यों नहीं अडॉप्ट किया। तो उनको बताना पड़ेगा कि हम कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को लॉ के रूप में, सोर्स ऑफ लॉ के रूप में मानते हैं। इस वजह से हमारे लिए एडवर्सोरियल सिस्टम सही है, और जो देश कॉमन लॉ को नहीं मानते हैं, उनके लिए इंक्विजिटोरियल सिस्टम सही होगा।
इस वजह से हमने अडॉप्ट कर लिया। क्लियर? तो ये सारी चीजें पता चला कि इसका नाम ही नहीं सुने थे, पता ही नहीं है ये है क्या। हम तो बेल रट के आए थे, किसी से पूछो। ठीक है, नहीं पूछता है। और उसमें भी ध्यान करिएगा, बड़ा सीआरपीसी की हालत बड़ी इतना लेंदी है। पोस्ट ट्रायल प्रोविजन कभी मेंस में आता ही नहीं है, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले। तो पोस्ट ट्रायल तो ऐसे ही निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री ट्रायल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री ट्रायल और मिसलिनियस, जो हर में कॉमन लागू हो रहा है, ये वाले प्रोविजंस जो है। तो जो और उसके बाद ट्रायल वाले भी कम ही पूछे जाते हैं। सेशंस ट्रायल बताइए, समरी ट्रायल बताइए, वारंट केस ट्रायल बताइए, समन्स केस ट्रायल बताइए। वो भी बहुत, एक चार्ट आपको देंगे, एक पेज पे सारे ट्रायल हैं, एक पेज पे होप सो होना चाहिए मेरे पास, एक पेज पे सारे ट्रायल। अब आप कुछ भी पढ़ो, हम तो ये पढ़ते हैं, आप भी एक दिन, हाँ देखिए, ये सारा ट्रायल है, ये सारा सारा ट्रायल बना के पूरा चार्ट। कोई भी मुझे एग्जाम देना ना हो, बस बस ठीक है। हाँ ठीक है, ट्रायल अब पूछो कहीं से, किसी का भी ट्रायल पूछोगे हम लिख देंगे, इससे मैं तो ऐसे ही आपको भी कहता हूँ कि आप भी बनाए रखो। तो कोशिश मैं वही करता हूँ कि जो टेस्टेड और प्रूव्ड हो, आईएसआई मार्क वाला, वो वाला आपको बताया जाए प्रोविजन कि ऐसे किया करो आप, ये टेस्टेड प्रूव्ड है कि हाँ। खैर चलिए, तो जरा हेडिंग्स इसमें जरा डिफरेंस लिखें। So एक बात है, ये एडवर्साइजल सिस्टम में हम देखते हैं कि केवल जजेस का काम होता है कि वो जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस या कुछ फैक्ट देते हैं उसको प्रूव करते हैं, डिसाइड कर देते हैं उस चीज को, उस बात। लेकिन सर जज यहाँ पे ये नहीं जान पाते कि क्या सच है क्या नहीं है। हाँ, तो ये भी एक डिफरेंस, ये भी इसमें है कि जजेस डू नॉट प्ले एक्टिव रोल इन एडवर्सोरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक्टिव रोल इनका है ही नहीं, ये आंख बंद करके गांजा पी के बैठे रहते हैं, मतलब सॉरी आंख बंद करके बैठे रहते हैं, एकदम आराम से चुप मार के बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, दोनों बोलते रहो, मन में कुछ भी सोच रहे हो हम, बोलते रहो बस तुम। और जबकि इंक्विजिटोरियल जो सिस्टम है, इसमें जजेस एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सो ये भी इससे आपके पॉइंट से रिलेटेड निकल के आएगा कि एडवर्सोरियल सिस्टम में जजेस जो है जजमेंट डिलीवर करते हैं, और जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस जो है जस्टिस करते हैं, जस्टिस करते हैं। वो पूरी तरीके से दोषी तो मान लिया, अब बताओ, जब हमने मान लिया दोषी, तो जब तुम एविडेंस दोगे तो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, विक्टिम को जजे साहब लड़ेंगे। लॉ को समझने के बाद नेवर, सीट पे जब भी बैठना कभी क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को भी, आराम से एकदम कोऑपरेट कोऑपरेट, कोई पेट से सीख के नहीं आया है। तो जरा इन सिस्टम्स का डिफरेंस देखिए। पहला, एडवर्सोरियल में it is followed in common law countries, it is followed in common law countries, इसे सामान्य विधि का पालन करने वाले देशों में लागू किया जाता है। Here common law means judgments, यहाँ सामान्य विधि का तात्पर्य न्यायिक निर्णय से है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इंडिया, ब्रिटेन, अमेरिका। दूसरा, उसमें इंक्विजिटोरियल में लिख लीजिए, it is followed in civil law countries, यह सिविल लॉ का पालन करने वाले देशों में लागू होता है। सिविल लॉ मीन्स
law made by the legislature. Civil law means law made by the legislature. यहाँ सिविल विधि का तात्पर्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि से है। अगला पॉइंट, रूल ऑफ एविडेंस स्ट्रिक्टली फॉलोड। रूल ऑफ एविडेंस स्ट्रिक्टली फॉलोड, साक्ष्य का नियम कठोरता पूर्वक लागू किया जाता है। और उसमें लिख लीजिए नो, खाली नो लिख दीजिए, यानी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। एविडेंस तो लेंगे लेकिन स्ट्रिक्टली कोई वो नहीं। तीसरा, जज एक्ट्स एज एन अंपायर। जज एक्ट्स एज एन अंपायर, न्यायाधीश अंपायर की भूमिका में होता है। इसमें लिख लीजिए जज एक्ट्स एज डायरेक्टर। जज एक्ट्स एज डायरेक्टर, न्यायाधीश निर्देशक की भूमिका में होता है। जो हम कहेंगे वही मानो, हमने दोषी मान लिया है, ठीक है, अब तुम एविडेंस लाओ, फिर हम उसे क्रॉस करेंगे। तुम डायरेक्शंस तुमको दिए जा रहे हैं, और यहाँ क्या है, हमारी आंख पे पट्टी बंधी, हमें कुछ नहीं। बताओ तुम क्या, तुम के हिसाब से ये निर्णय, मेरे हिसाब से कुछ नहीं। तुमने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इसके हिसाब से मैंने जुडिशियल माइंड लगाया और लॉ अप्लाई किया, ये निर्णय आ रहा है। और जबकि इंक्विजिटोरियल में क्या है, नहीं, जज साहब खुद ही अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट is to arrive at possible truth। इसका उद्देश्य संभव सत्य का पता लगाना है। इसमें लिख लीजिए ऑब्जेक्ट इज टू गेट एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसका उद्देश्य पूर्ण सत्य का पता लगाना है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी चलता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो सकता है, यहाँ क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। नेक्स्ट, जज इन्वॉल्वमेंट इज लिटिल और नील। लिटिल और नील, न्यायाधीशों की संलिप्तता नहीं होती या कम होती। जज इन्वॉल्वमेंट इज लिटिल और नील, और इसमें लिख लीजिए जज इन्वॉल्व्स एक्टिवली। जज इन्वॉल्व्स एक्टिवली, न्यायाधीश सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। नेक्स्ट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। नो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस बाय द जज, न्यायाधीश द्वारा पक्षपात की संभावना नहीं होती। उसमें लिख लीजिए यस, बस, यानी पक्षपात की संभावना है। नेक्स्ट, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट तुरंत एक्यूज को दे देंगे, खत्म। इसमें कम समय लगता है, उसमें लिख लीजिए मोर टाइम कंज्यूमिंग। मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसमें अधिक समय लगता है। एडवर्सोरियल में लिख लीजिए इट इज लेस एक्सपेंसिव, यह कम खर्चीला है।
उसमें लिख लीजिए इट इज मोर एक्सपेंसिव, यह अधिक खर्चीला है। इसमें लिख लीजिए डिसीजन बेस्ड ऑन सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, निर्णय विधि के स्थापित सिद्धांतों पर लिया जाता है। निर्णय विधि के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है। इसमें लिख लीजिए डिसीजन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ द जज, इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ द जज। निर्णय न्यायाधीश के व्यक्तिगत टैलेंट, चलता कुशलता या कौशल पर आधारित है कि आप पर्सनली कितने तेज जज हैं। नेक्स्ट, इट इज कंसिडर्ड फेयर टू द एक्यूज्ड, इट इज कंसिडर्ड फेयर टू द एक्यूज्ड, यह अभियुक्त हेतु अच्छा माना जाता है। तो उसमें लिख लीजिए इट इज फेयर टू द विक्टिम, यह पीड़ित हेतु अच्छा माना जाता है। पहला अभियुक्त के लिए अच्छा है क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और दूसरा पीड़ित के लिए अच्छा है क्योंकि वो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कर लिया। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन will be made by the police, अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाएगा। और इसमें लिख लीजिए इन्वेस्टिगेशन विल बी मेड बाय द जुडिशरी, अन्वेषण न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। Judicial precedents are of binding nature. Judicial precedents are of binding nature. न्यायिक पूर्व निर्णय बाध्यकारी होते हैं। लिख लीजिए नो, नो के आगे कॉमा लगा के लिखिए ईच केस डेल्ट ऑन इट्स ओन मेरिट, ईच केस डेल्ट ऑन इट्स ओन मेरिट्स। इसमें लिख लीजिए नहीं, और आगे लिख लीजिए प्रत्येक मामला अपने गुण दोष पर निर्भर करता है। ईच केस डेल्ट ऑन इट्स ओन मेरिट। लास्ट लिख लीजिए बस इट इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इट इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यह निर्दोषिता की उपधारणा पर आधारित है। और उसमें लिख लीजिए इट इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, इट इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, यह दोषिता की उपधारणा पर आधारित है। क्लियर है? तो
एक बार जरा सा अपना सिनॉप्सिस देखिए दिमाग लग रहा है आपका, क्या काम कर रहे हैं?